हेलो स्टूडेंट, लेक्चर ऑन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। मैंने आपको इतिहास लेखन के बोध में जो है आपको यूनानी इतिहास, प्राचीन इतिहास सब क्वेश्चन करवाए थे। तो मुझे इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट एक लग रहा है वो है आपको 19वीं शताब्दी में पश्चिमी मुख्यधारा का इतिहास लेखन, क्योंकि बिकॉज मंडे को आपका एग्ज़ाम है और आई थिंक मेरे को इसमें से भी 100% चांस लग रहा है कि आने चाहिए। कि इसका क्या है, क्योंकि बिकॉज वो हर किसी चैप्टर में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो उठा के दे ही रहे हैं, राइट। तो इसलिए जो है इसको करना मैं आपको समझा देती हूँ। इसको इस तरीके से पढ़ाऊँगी कि आप इसको अपने आप ही बना के आंसर आराम से कर सकते हैं, ठीक है। 19वीं शताब्दी में पश्चिमी मुख्य धारा का इतिहास लेखन। 19वीं शताब्दी का इतिहास लेखन इन्होंने इसलिए डिस्क्राइब किया है क्योंकि हमने यूनानी साम्राज्य का इतिहास लेखन, यूनानी, फारसी, चीनी इतिहास लेखन, सल्तनत काल का इतिहास लेखन, सबके बारे में इतिहास लेखन पढ़ा। लेकिन 18वीं शताब्दी का इतिहास लेखन यानी कि से 19वीं शताब्दी का इतिहास लेखन यानी कि जैसे कि 1800 से 1899 तक के बीच का जो हमने इतिहास लेखन है वो तो हमने नहीं पढ़ा है ना। उस समय भी तो इतिहास लेखन हुआ होगा, तो ये उसके बारे में ही है, ठीक है। उसके बारे में है मुख्य धारा का इतिहास लेखन। तो इस पे अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे। वो कहेंगे कि पश्चिमी इतिहास लेखन बताओ 19वीं शताब्दी का, या फिर 19वीं शताब्दी की मुख्य धारा बताओ। मुख्य धारा का मतलब क्या होता है? मुख्य धारा का मतलब होता है कि आपके इतिहास के बारे में, कि सबका, कि हमको इतिहास कैसे लिखना चाहिए। मुख्य धारा का मतलब होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, कि एक ही चीज़ को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसको व्याख्या करते हैं। तो वो उसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसलिए उस टाइम पे जो 19वीं शताब्दी के बीच में जो इतिहासकार आए थे, उनकी सबकी अलग अलग मान्यता कि भाई इतिहास ऐसा होना चाहिए, इतिहास ऐसा होना चाहिए, इतिहास ऐसा होना चाहिए, ठीक है। उसी में आपका जो पश्चिमी मुख्य धारा के अंदर जो आते हैं, उसमें आपका आएगा प्रत्यक्षवादी परंपरा, प्रत्यक्षवादी विचारधारा, और एक है अनुभववादी परंपरा। ये दो विचारधारा जो है 19वीं शताब्दी के अंदर आई थी। विचारधारा का मतलब है कि इस तरीके से आपको इतिहास लिखना चाहिए। ये होती है विचारधारा, कि आपको इतिहास को इस तरीके से लिखना चाहिए, मतलब हमारे तरीके से लिखो, जो हमने सिद्धांत बना दिया। तो सिद्धांत वही होगा जो सारे देशों में लागू किया जाएगा, राइट। तो ऐसी जो आपका जो सबसे पहले सीधा ही डायरेक्ट पढ़ाते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। ऑगस्टस जो है आपका प्रत्यक्षवादी दार्शनिक थे, ठीक है। अगुस्तुस प्रत्यक्षवादी दार्शनिक थे। अब इसमें सबसे पहले आपका क्वेश्चन में इसमें कई क्वेश्चन और बन जाएंगे कि प्रत्यक्षवादी दार्शनिक या प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण क्या होता है। तो प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण में आपको बताऊं कि जब कोई इतिहास हम लिखते हैं, तो उसमें जब वैज्ञानिक विधियों का और ठोस सबूतों का उपयोग करके हम उसका निष्कर्ष निकालते हैं कि हाँ, ये अब इतिहास जो है वो बिल्कुल सही है। इसका हमने ठोस सबूत, स्रोतों का अवलोकन किया है, उसका विश्लेषण किया है एक वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार। वैज्ञानिक पद्धति मतलब स्टेप बाय स्टेप हमने किसी चीज़ को निष्कर्ष करके हमने निकाला है कि ये इतिहास आपका सही है और उसको इतिहास मानिए। तो उस प्रत्यक्षवादी दर्शन का आप अवलोकन के जो संस्थापन किसने किया था? अगस्त्युस ने किया था। उसी को प्रत्यक्षवादी दर्शन कहते हैं। प्रत्यक्षवादी दर्शन में अतीत को समझने के लिए वैज्ञानिक विधियों और ठोस सबूतों का उपयोग करना, ये एक ऐसी दृष्टिकोण है जो ऐतिहासिक घटनाओं को वस्तुनिष्ठ रूप से देखने और व्याख्या करने पे जोर देता है। यानी कि वही जो बात मैं आपको कह रही हूँ कि उस चीज़ को वैज्ञानिक तौर पर सही साबित करना और फिर जाके उसके इतिहास को उसमें शामिल करना कि ये आपका इतिहास है, ठीक। तो आपको मैंने डिटेल में थोड़े पॉइंट्स में ऐसे लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। कि वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि बिना किसी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और व्याख्याओं के रूप में देखना, उसको जो है हम वैज्ञानिक तौर पर सबूतों के साथ, जिसका सिद्धांतों के साथ निष्कर्ष निकालते हैं, उसको आप प्रत्यक्षवादी दर्शन कहते हैं। तो प्रत्यक्षवादी अगर दर्शन पूछा जाए तो उसमें आप लंबा चौड़ा बनाकर लिखेंगे। ऑब्वियसली लिखना आपको अपने आप बना कर ही है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, ठीक है। और जो अगस्तुस थे, उसने सामाजिक परिवर्तनों में, जो समाज में परिवर्तन होते हैं, उसके कारणों को, उसके परिणामों को, उनको भी अध्ययन किया है। यानी कि इतिहास क्या होता है कि आप जिस युग के बारे में आप बता रहे हैं, उस युग में सामाजिक घटनाएं जो हो रही हैं, है ना, सामाजिक घटनाएं, उनके बारे में अगर आप बताते हैं तो वो इतिहास बन जाता है। और उन सामाजिक घटनाओं के लिए आप जो जो तरीका लेते हैं, जहाँ से स्रोत लेते हैं,
उनको तथ्यों को एक साथ मिलाना, साइंटिफिक वे में उनको प्रूफ करना, वो आपका प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण कहलाता है। ठीक है। और अगस्तुस जो थे वो प्रत्यक्षवादी दार्शनिक थे जिनका विश्वास था सार्वभौमता। सार्वभौमता का मतलब होता है कि एक ऐसा बात या ऐसा कोई नियम है जो एक समाज में हो और दूसरे समाज में भी वो सभी समाजों में वैध होगा। तो अगस्तुस ने भी इसी सार्वभौमिक का समर्थन किया। उनका विश्वास था कि वैज्ञानिक चिंतन, जिसे उन्होंने प्रत्यक्षवादी दर्शन का नाम दिया है, विज्ञान के समाज दोनों पर लागू किया जा सके। तो वो चाहते थे कि ये जो है लागू किया जा सके, क्योंकि इस विचार को लागू करने से तो कुछ लोगों ने माना भी, क्योंकि अब धर्म का युग समाप्त हो चुका है और विज्ञान और उद्योग का युग शुरू हो चुका है 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में। तो सिद्धांतों के नियमों के चरणों के अनिवार्य से रूप में प्रगति होती है, जो सामान्य नियमों में सहायक सिद्ध हुई है। तो कई जगह जो है ये सिद्धांत माने भी गए हैं। ठीक है। और लेकिन जब लिखने वाले जब इतिहास की किताब लिख देते हैं तो वो कभी कभी इस वैज्ञानिक नतीजों को नहीं ढूंढते हैं। इसमें मैं एग्जाम्पल नहीं है मगर मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ कि जो आपके उपयोगितावादी इतिहासकार थे जिसके बारे में मैंने बताया था, जेम्स मिल। जेम्स मिल को जो है उनकी किताबों को जो है भारत में उपयोगितावादी दार्शनिक थे, उन्होंने भारत के बारे में भी लिखा। आपको पढ़ाया भी होगा मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में कि उन्होंने भारत के बारे में लिखा कि इनको इतिहास लिखना नहीं आता है, ये पिछड़ी हुई जगह है, जबकि वो कभी भारत आए नहीं। तो उनकी जो किताब है उनके बारे में, जो उन्होंने भारत के बारे में लिखा है, तो उस किताब को वहाँ के पश्चिम में यूरोप में जो है उस किताब को कॉलेज में माना गया है, विश्वविद्यालयों में उस किताब का मतलब दोबारा रूपांतरण किया गया है, जबकि वो भारत कभी आए नहीं है। लेकिन जो दूसरे इतिहासकार हैं उनकी किताबों से सब जगह से ज्ञान लेकर उन्हें किताब छाप दी। ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि आप ये चीज़ मान ली तो बिल्कुल प्रूव हो गई है। तो जब किताब लिखते हैं तो वो लिख ही देते हैं दूसरों के कहने पर, दंत कथाएं भी हो जाती हैं। लेकिन प्रत्यक्षवादी दर्शन ने कहा था कि भाई साइंटिफिक एक वैज्ञानिक तरीका होना चाहिए। राइट। तो उसमें एक दो और भी हैं हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने जो है प्रत्यक्षवादी दर्शन की बात की है, वो है हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल और दूसरे हैं हर्बर्ट स्पेंसर। जॉन स्टुअर्ट मिल जो हैं उन्होंने अंग्रेजी अर्थशास्त्री और तर्कशास्त्री थे जिन्होंने ज्ञान की अनुभवजन्य सिद्धांतों को विकसित किया और प्रत्यक्षवाद में योगदान दिया कि आपका ज्ञान जो है वो अनुभववाद सिद्धांत में विकसित किया जाए और प्रत्यक्षवादी में योगदान दिया जा सके। हर्बर्ट स्पेंसर भी इसी में थे, प्रत्यक्षवादी थे। एक अंग्रेजी दार्शनिक थे और समाजशास्त्री थे जिन्होंने विज्ञान के सिद्धांत के माध्यम से प्रत्यक्षवाद को लागू किया। राइट। ये खत्म हो गया। पर फिर प्रत्यक्षवाद के बाद आ जाता है अनुभववादी परंपरा। अनुभववादी परंपरा का मतलब क्या होता है कि मतलब अनुभववादी एक विचारधारा है कि अनुभववादी विचारधारा ऐसी है कि जिसमें आप इतिहास जो लिखते हो वो अपने अनुभव से, अपनी सोच से, अपनी अंदर की जो फीलिंग होती है उन चीज़ों को आप प्रत्यक्ष रूप में स्रोतों के साथ, सबूतों के साथ जब अपने व्याख्या करते हैं तो उसको बोलते हैं अनुभववादी इतिहासकार। जिसमें सबसे पहले अनुभववादी इतिहासकार थे लियोपोल्ड रानके। तो इनका अलग से भी एक टॉपिक आ जाता है कि शॉर्ट नोट्स लिखिए लियोपोल्ड रानके। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वो यूँ भी कहेंगे कि 19वीं शताब्दी के पश्चिमी इतिहासकारों के बारे में बताइए, तो आपको लियोपोल्ड और ऑगस्टुस के बारे में लिखना है। राइट। तो लियोपोल्ड क्या होता है, अनुभववादी इतिहासकार। ये जर्मनी इतिहासकार थे जो आधुनिक स्रोत आधारित इतिहास के संस्थापक थे। ऐतिहासिक सेमिनार से जो है मतलब ऐतिहासिक सेमिनार्स में वो बैठने वाले पहले व्यक्ति थे। उनका सर्वप्रथम नई परंपरा की शुरुआत की गई। उन्होंने एक नई परंपरा की शुरुआत की जिसको अनुभववाद कहते हैं। इसको मैं आपको शॉर्ट में वैसे अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ। जैसे मैंने ये आपके लिए आंसर अपनी ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मेरे सारे आंसर खुद के लिखे हुए हैं, हर जगह से रिसर्च करके देख के तब जाके लिखे गए हैं। तो अनुभववादी का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को अनुभव करते हैं अपनी इंद्रियों से अपनी परिकल्पना से। ऐसा नहीं कि हमने थॉट किया, परिकल्पना कर दी और हाँ भाई वो इतिहास बन गया कि ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, नहीं। सबसे पहले हम ज्ञान को
ढूँढते हैं, ज्ञान को हासिल करते हैं अपनी इंद्रियों से। फिर जो उस इंद्रियों से ज्ञान को हासिल किया है, उस स्रोतों के माध्यम से उस अतीत का हासिल करते हैं, ठीक है? जैसे हमें किसी ने कहा कि वहाँ पर जो है एक इतिहास है कि उस समाज में ऐसी घटना हुई थी सती प्रथा की। अब आपकी इंद्रियाँ आपको ज्ञान के लिए उकसाएँगी। आप सोचेंगे कि ऐसा हुआ है? ऐसा था? ऐसा क्यों हुआ है? तो इस टाइप की जो सोच है, ज्ञान है कि हाँ, ऐसा हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है? ये वास्तव में हुआ भी है कि नहीं हुआ है? तो सबसे पहले अपना अंदर उस ज्ञान को खोजो कि जो हम करने जा रहे हैं, वो सही है कि गलत है? और उसने कहा है कि जो समाज में हो रहे जो स ऐसा नहीं है कि जिस चीज़ को महत्वपूर्णता ही नहीं है समाज में और उस चीज़ के बारे में हम खोज करें। नहीं, उस युग में वो चीज़ कितनी महत्वपूर्ण थी, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में लिखना, उसके बारे में रिसर्च करना, अपने स्रोतों को लिखना, अपने तथ्यों को, फैक्ट्स को उन स्रोतों के साथ मेल करना, यही होता है अनुभववादी इतिहासकार। ठीक है? अब इसको हम लाइन में जो बुक्स में लिखा है वो पढ़ते हैं कि रानके का मानना था कि खुद की शर्तों पर अतीत को समझा जाना चाहिए। ठीक है? इज़ इट विज़िबल? ओके। आई थिंक इट इज़ विज़िबल। खुद की शर्तों पे हमें अतीत को समझा जाना चाहिए, ना कि वर्तमान की शर्तों पर बीते हुए युग की प्रवृत्तियों पर। ठीक है? और जब हम इतिहास लिखते हैं या इतिहास के बारे में सामाजिक घटना का वर्णन करते हैं, तो उसको समझने के लिए उस समय की जो सरकार होती है, उससे हमेशा बचना चाहिए। क्योंकि जो उस समय की सरकार होगी, वो हमेशा सही तथ्यों को ढूँढने में आपको क्या करेगी? बाधित करेगी। उनको क्या चाहिए कि जो उनकी सरकार के लिए सही होगा, वो वही कार्य करते हैं। तो रानके और एक अनुभववादी धारा के इस विचार ने इतिहास बोध की अवधारणा की शुरुआत की, जिसका ये अर्थ है कि अतीत की एक अपनी प्रवृत्ति है और वो वर्तमान से भिन्न है। ठीक है? और उनका इतिहास का यह दायित्व होता है कि वे काल विशेष की आत्मा को आधारित करें। ठीक है? और रानके एक अनुभववादी थे और उनकी मान्यता थी कि केवल इंद्रियों यानी कि अपनी इंद्रियों से अनुभव के माध्यम से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और स्रोतों के माध्यम से हमें अतीत हासिल होता है। ठीक है? और इतिहास का काम आपकी ये लाइन ज़रूर है जो उन्होंने एग्ज़ैक्ट बोली है, इतिहास का काम पहले तथ्यों को प्रस्तुत करना होता है, यानी कि फैक्ट्स, क्या फैक्ट्स है? कोई कहेगा कि पानी में आग लग गई, तो आप समझ जाओगे कि इतिहास में हाँ, उस समय पानी में आग लगी होगी। तो कुछ फैक्ट्स होते हैं, जिनके फैक्ट्स को आप सबसे पहले ढूँढेंगे कि क्या फैक्ट्स है, फिर उनकी व्याख्या करेंगे, राइट? और इस प्रकार रानके की राय में इतिहासकार को ऐसे स्रोतों की तलाश नहीं करनी चाहिए जो उसकी परिकल्पना की पुष्टि करे, यानी कि उसकी परिकल्पना की पुष्टि करे, यानी कि उसने सोचा कि भाई चांद ऐसे हो गया, चांद उस टाइम पे पलट गया, तो उस परिकल्पना को ऐसा नहीं है कि वो सही साबित कर दे, नहीं, उसके स्रोतों से उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपनी परिकल्पना का निर्णय कर आवश्यक होता है। यानी कि अब उसने जो परिकल्पना की कि हाँ, जो मून है उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है? उसके तथ्य आपने निकाले, ग्रेविटेशनल फ़ोर्स निकाली, उस चीज़ को आपने सारी चीज़ें मैथमेटिकली निकाली, उस तथ्यों को ढूँढा, तब जाके आपको पता चला कि हाँ, ये सही स इतिहास में ऐसा हुआ था, ठीक है? तो स्रोतों के उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपनी परिकल्पना का निर्णय करना आवश्यक है। तो मतलब इतिहास को अपनी कल्पनाशीलता अथवा अंतःप्रज्ञा का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि अतीत के संदर्भ उन स्रोतों से मेल खाने चाहिए। जो अतीत के संदर्भ हैं, उन स्रोतों यानी कि जो हमारे पास सोर्स हैं, उनका मेल होना चाहिए। यानी कि स्रोतों को आँख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका मानना था कि स्रोतों का समान महत्व नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ये स्रोत सबका समान महत्व है, ये स्रोत है तो वो स्रोत का महान महत्व है। तो सबका अलग-अलग महत्व होता है। तो जो आप इस चीज़ को अतीत में इतिहास बना रहे हैं, वो इतिहास के लिए जो आपने फैक्ट्स तथ्य ढूँढे हैं, उनकी पुष्टि होनी चाहिए, ठीक है? ऐसी नहीं है कि आपने परिकल्पना की जो और वो पुष्टि हो गई, नहीं, तथ्यों के आधार पर उसकी पुष्टि होनी चाहिए। वो अनुभववादी इतिहासकार होता है, ठीक है? आपको इसकी बेसिक मोटी-मोटी बातें समझ आ गई होगी। आई थिंक आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
ओके, ठीक है। तो बेसिक मोटी-मोटी बातें आपको समझ आ गई होगी, सिर्फ़ टॉपिक में वो कहना क्या चाहता है, बाकी आपको अपने आप ही बनाकर लिखना पड़ेगा, राइट? तो ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा था 19वीं शताब्दी की पश्चिमी मुख्यधारा। अगर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इसमें वो अगस्तु प्रत्यक्षवादी विचार दृष्टिकोण भी पूछ सकते हैं और लियोपोल्ड रानके के बारे में अलग से पूछ सकते हैं, या फिर 19वीं शताब्दी के पश्चिमी इतिहासकार के बारे में भी पूछ सकते हैं, तो आपको दोनों के बारे में देना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। मैं थैंक यू।